संक्षिप्त में बात रखे माननीय डॉक्टर मायाशंकर कौशल साहब। साथियों, बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 41वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रथम दिन के अंतिम सत्र की अध्यक्षता कर रहे बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब, मंच पर आसीन विद्वान वक्तागण एवं पूरे देश से इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए सभी मूल निवासी भाई और बहनों, साथियों, इस सत्र का जो विषय है उसमें 2 विषय रखा गया है। एक विषय है पुरानी पेंशन व्यवस्था और 8वां वेतन आयोग का गठन न करना सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा को नष्ट करने का मुद्दा है, एक गंभीर चिंतन। इसके साथ दूसरा विषय भी क्लब किया गया है, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल मर्जिंग करना और शिक्षा सुधार के नाम पर सरकारी स्कूलों को बंद करना एक गंभीर षड्यंत्र है। साथियों, मैं अपनी बात दूसरा जो विषय है नई शिक्षा नीति उस पर रखना चाहता हूं। साथियों, बामसेफ संगठन इस देश में केवल मात्र एक संगठन है जो भारत के न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है उस पर चर्चा करने का कार्य कर रहा है। बाकी किसी भी संगठन के द्वारा, किसी भी पार्टी के द्वारा इस शिक्षा नीति का बहुजन समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस पर चर्चा नहीं की जा रही। पिछले राष्ट्रीय अधिवेशन में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विषय रखा गया था। साथियों, 2024 का राष्ट्रीय अधिवेशन बोधगया बिहार की धरती पर संपन्न हो रहा है और यह वही धरती है जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और यहां से ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत पूरे दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का काम किया और बुद्धा को इसी ज्ञान की वजह से लाइट ऑफ एशिया कहा गया और भारत में पहली बार विश्वविद्यालय की स्थापना बुद्धा के ज्ञान के प्रचार प्रसार के बाद हुई। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला अनेक जो विश्वविद्यालय भारत में बनाए गए, पूरे दुनिया में शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हुआ वो बुद्ध काल में हुआ और आज इस बुद्ध की धरती पर हम एक उस शिक्षा व्यवस्था की बात करने के लिए इकट्ठा हैं या चर्चा कर रहे हैं जो बहुजन समाज के लिए ये नई शिक्षा नीति डेथ वारंट लेके आई है। शिक्षा मनुष्य के विकास की जननी है। अगर मनुष्य को शिक्षा नहीं मिलेगी तो उसका जीवन पशु से भी बदतर हो सकता है। आप भारत के इतिहास को जानते हैं, बुद्धा के पहले हम बहुजनों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। बुद्धा की समाप्ति के बाद बहुत दिनों तक इस देश के मूल निवासी बहुजनों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया। इस देश में यदि अंग्रेज ना आए होते तो हम लोगों को शिक्षा का अवसर प्राप्त ही ना होता। अंग्रेजों की वजह से
हम लोगों को दोबारा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला और हमारे महापुरुषों ने जब शिक्षा प्राप्त किया, सबसे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने हम बहुजनों को शिक्षित करने के लिए स्कूल की स्थापना किया। अंग्रेजी हुकूमत के सामने अनुदान की मांग किया। उसके बाद राजा छत्रपति साहू जी महाराज बहुजन समाज को शिक्षित करने के लिए शिक्षा में रिजर्वेशन की व्यवस्था किया और अंत में महामानव बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से हम सब लोगों को लिखित रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। बाबा साहब कहते थे, शिक्षा एक रोशनी है, यह रोशनी प्रत्येक मनुष्य के द्वार तक पहुंचनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को शिक्षा मिलने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। उसके लिए बाबा साहब ने संविधान में जो हम बहुजनों को रिजर्वेशन दिया, उसमें पहला रिजर्वेशन उन्होंने लिखा, रिजर्वेशन इन एजुकेशन। उनको मालूम था अगर रिजर्वेशन में शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा तो हम बहुजनों को शिक्षा के जो संस्थान हैं उसमें एंट्री ही नहीं मिलेगी। अगर एंट्री नहीं मिलेगी तो जो हमारे अन्य संवैधानिक अधिकार हैं वो हम प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने पहला रिजर्वेशन एजुकेशन दिया और दूसरा रिजर्वेशन सर्विसेज दिया। आप जैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे वैसे आपको रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। फिर तीसरा रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। आप चपरासी नियुक्त होते हैं, आपके अंदर हीन भावना होती है तो आपको प्रमोशन करने का भी अवसर बाबा साहब ने फंडामेंटल राइट रिजर्वेशन के माध्यम से दिया। और चौथा जो अधिकार दिया, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। आपको इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में शासक बनने के लिए राजनीति में जाना अनिवार्य होता है, तो इसलिए पॉलिटिकल क्षेत्र में भी बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया। ये रिजर्वेशन देने के पीछे बाबा साहब का जो मकसद था कि लोकतंत्र में जो सत्ता होती है, एक शासन होता है, एक प्रशासन होता है। प्रथम 3 प्रकार का जो रिजर्वेशन है उसके माध्यम से हमारे लोगों को अवसर प्राप्त हुआ, लोग प्रशासन में गए, आईएएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, जज बने, वकील बने। और चौथा जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, उसके माध्यम से लोग प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। यह सब बाबा साहेब के संवैधानिक जो व्यवस्था के द्वारा शिक्षा का अधिकार दिया गया उसकी वजह से है। आज हम लोग जब प्रोफेसर बन करके, कलेक्टर बन के हमारे समाज के लोग ब्राह्मणों को निर्देश देते हैं या सवर्ण लोगों को निर्देश देते हैं तो उनसे यह बात देखा नहीं जाता है। उन्होंने अनेक प्रकार के संविधान संशोधन किया। भारत में सभी लोगों को शिक्षा देने का अवसर संविधान देता है, लेकिन संविधान लागू होने के 70 वर्षों बाद आज भारत के क्या सभी नागरिकों को शिक्षा मिल रही है? भारत सरकार का ही आंकड़ा कहता है नहीं मिल रही है। साथियों, भारत देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक प्रकार की शिक्षा नीतियां बनाई गई। सबसे पहले 1968 में नई शिक्षा नीति बनाई गई, फिर 86 में शिक्षा नीति बनाई गई, एलपीजी कानून 90 में आया, तो 92 में संशोधित शिक्षा नीति बनाई गई जिसके माध्यम से शिक्षा का निजीकरण किया गया। मैं जिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं उस विश्वविद्यालय में 14 कॉलेज सरकारी हैं और 650 कॉलेज प्राइवेट है। तो ये जो विषय है साथियों, स्कूल मर्जिंग करना, इसके पीछे शासक जातियों का बहुत बड़ा एजेंडा छिपा हुआ है।
सरकारी स्कूल बंद करने के पीछे बहुत बड़ा मकसद है। आपके संवैधानिक अधिकार खत्म करने के पीछे पहला जो शासक जातियों ने कानून लाया वो एलपीजी है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और आज ये जो 29 जुलाई 2020 को तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री था, एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत की नई शिक्षा नीति को लागू किया और यह देश का भविष्य तय करने वाली नीति है। लोगों के विकास के अवसर प्रदान करने वाली नीति होती है। लोकसभा के पटल पर यह शिक्षा नीति नहीं रखी गई, राज्यसभा के पटल पर शिक्षा नीति नहीं रखी गई, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी शिक्षा नीति पे नहीं हुआ और शिक्षा नीति को लागू कर दिया। और यह शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है आज बहुजन समाज के किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो पूरा ड्राफ्ट चर्चा के लिए कहीं लाया ही नहीं गया। अंग्रेजी में 450 पेज का है, हिंदी में 650 पेज का है, उसकी जो समरी है वो 80 पेज की है। आप उसको जो पढ़ेंगे तो पहले ही लिखा हुआ है 29 जुलाई 2020 को जो भारत की नई शिक्षा नीति लागू की गई, उसमें लिखा गया है भारत की ये नई शिक्षा नीति प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सनातन मूल्यों पर आधारित होगी। भारत की संस्कृति क्या कहती है कि जो शूद्र है, जो बड़े व्यवस्था में शूद्र है, उसको ना तो शिक्षा लेने का अधिकार है ना तो शिक्षा देने का अधिकार है। संविधान की वजह से बहुजन समाज के लोग शिक्षा भी ले रहे हैं और प्रोफेसर, टीचर्स बनकर शिक्षा देने का भी काम कर रहे हैं। तो यह बात ब्राह्मणों के गले नहीं उतरती है। और आज शासन प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुजन समाज के लोग जो दिखाई दे रहे हैं उसका कारण शिक्षा है। इसलिए ब्राह्मणों ने, मनवादियों ने कोरोना काल में ये नई शिक्षा नीति जो लागू किया उसके पीछे कारण है। स्कूल मर्जिंग एक मुद्दा है। इस शिक्षा नीति में बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। पहला मुद्दा ये प्राचीन संस्कृति भी होगी, अर्थात शिक्षा पर नियंत्रण, शिक्षा का संचालन शासक जातियों के नियंत्रण में होना चाहिए। शिक्षा में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। पूरी शिक्षा नीति पढ़ लीजिए, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है। रिजर्वेशन खत्म। रिजर्वेशन यदि एजुकेशन में नहीं है तो सर्विसेज में रिजर्वेशन कहां से होगा? अपने आप सर्विस रिजर्वेशन खत्म। इसलिए साथियों, इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान है। हम सभी लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है, उच्च शिक्षा में पीजी तक इतनी कम फीस है यूनिवर्सिटी में, हमारे लोग आसानी से पढ़ लेते हैं। किसी बच्चे को इंजीनियर बनाना है, किसी बच्चे को डॉक्टर बनाना है, अगर उसे सरकारी संस्था नहीं मिलती है तो बहुजन समाज का कोई व्यक्ति अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना सकता। करोड़ों रुपए फीस है। एलपीजी के तहत शिक्षा का निजीकरण करने का कार्य जो 1992 से शुरू हुआ, उसमें स्कूलों को बंद करने का कार्यक्रम हुआ, क्योंकि सरकारी स्कूल होगा तो बहुजन समाज को रिजर्वेशन होगा, प्राइवेट स्कूल होगा, निजी हाथों में स्कूल होगा तो आपको वहां पूरी फीस दिए बगैर एंट्री संभव नहीं है। इसलिए आप किसी भी जिले में सर्वे करो, प्राथमिक स्कूल एक बार जब विश्व बैंक ने पैसा दिया, अंतरराष्ट्रीय सहायता दिया, सर्व शिक्षा अभियान के तहत बड़ी संख्या में स्कूल खोले गए।
क्या सभी को शिक्षा मिल गई? तो शिक्षा ना मिले इसके लिए एक नया प्लान बनाया गया, स्कूलों को बंद करने का। कॉम्प्लेक्स जो स्कूल बनाने का मामला है, उसके पीछे रहस्य है। कई स्कूलों को मर्ज करके एक स्कूल बनाया जा रहा है। उसके पीछे सरकार अपना तर्क दे रही है कि बच्चे नहीं हैं, संख्या कम है। अभी उत्तर प्रदेश में 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने की घोषणा की गई। विपक्ष ने थोड़ा विरोध किया तो सरकार उस पे नहीं, हम बेहतर विकल्प तैयार कर रहे हैं, कंपोजिट विद्यालय बना रहे हैं, उसमें बेहतर सुविधाएं देंगे, लेकिन वो बंद हो रहा। महाराष्ट्र में 60,000 विद्यालय बंद करने की बात की गई, मध्य प्रदेश में 90,000 विद्यालय बंद करने की बात की गई। इस तरह से पूरे देश में सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में बेच दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय जो है टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी को दिया जा रहा है। और ये जब स्कूल सरकारी बंद हो जाएंगे, मर्जिंग के नाम पर आप विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं वो किस स्कूल में पढ़ेंगे? जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूलों की मान्यता मिल रही है। मैंने उदाहरण स्वरूप बताया कि किसी जिले का सर्वे करिए, अगर 100 स्कूल सरकारी है तो 1000 स्कूल प्राइवेट में खोले गए हैं, चाहे प्राथमिक हो, चाहे सेकेंडरी के स्कूल हो, चाहे कॉलेजेज और डिग्री का यूनिवर्सिटीज हो। तो साथियों, बड़ा भयंकर षड्यंत्र है। समय कम है तो साथियों, इस शिक्षा नीति का जो दुष्प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में मैं 2-3 बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। साथियों, पहला कि इस शिक्षा नीति के द्वारा हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। कौशल विकास के नाम पर हमें पुराने जो जाति पेशे थे उसमें धकेलने का काम किया जाएगा। स्कूलों को मर्ज करके प्राइवेट स्कूलों की बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे हम बहुजन के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। शिक्षण संस्थाओं को ऑटोनॉमस बनाया जाएगा। 2035 तक सभी सरकारी जो शिक्षण संस्थान हैं उनको निजी हाथों में सौंपने का प्लान इस शिक्षा नीति में दिया गया है। इस सबसे यदि बचना है तो साथियों, हम बहुजनों को जगाना होगा। मैं इस मंच के माध्यम से राष्ट्रीय नेतृत्व से आह्वान करना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति किस प्रकार बहुजन विरोधी है, एक पंपलेट तैयार किया जाए और इसके लिए भारत के सभी जिलों में कार्यक्रम लगाए जाएं और इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाए और इसके खिलाफ भारत बंद करने का भी प्लान किया जाए, क्योंकि यह शिक्षा नीति हम बहुजनों के लिए डेथ वारंट लेके आई है। अगर शिक्षा नहीं तो हमारी जागृति, हमारे लोगों को रोजगार, हमारे लोगों को सामाजिक जो अवसर है वो सब बंद होने वाला है। इसलिए साथियों, शिक्षा नीति का पूरे देश में संगठन के माध्यम से विरोध किया जाए, इसके लिए भारत बंद किया जाए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। आप लोग इसके समर्थन में साथ सहयोग करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय मूल्यवासी। धन्यवाद डॉक्टर मायाशंकर कौशल साहब।